नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। और मंगलवार के दिन हम प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी के साथ साहित्य पर बात करते हैं। साहित्य के अलग-अलग आयाम हैं। इधर कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं साहित्य में पितृसत्ता। गहरे तौर पे पितृसत्ता हमारे समाज में बैठा हुआ है और साहित्य में किस तरह से पितृसत्ता दिखाई पड़ती है, वो हम जगदीश्वर चतुर्वेदी सर के साथ उनसे बात करके उनके हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज हम क्या बात कर रहे हैं पितृसत्ता में? आज हम एक अलग पहलू पर बात करेंगे, वो ये कि पितृसत्ता के 3 बड़े क्षेत्र हैं। ये जो हम जैसे देखते हैं पितृसत्ता में, तो 3 बड़े क्षेत्र हैं जिन पर के कायदे से बात की जानी चाहिए। उनमें एक है परंपरा, दूसरा है परिवार और तीसरा है सत्ता या राजसत्ता, या एक सामान्य भाषा में कहें पुलिस, क्योंकि पुलिस जल्दी समझ में आता है, स्टेट या राज्य समझ में नहीं आता है उतनी जल्दी लोगों को, क्योंकि उसमें लगता है कि अच्छा थोड़ा सा एकेडमिक हो जाएगा मामला। नहीं, हम ये देखें कि ये जो 3 क्षेत्र हैं आधुनिक काल में, ये जो अब जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, समस्या ये है कि हम ऊपर से तो मान लेते हैं कि पितृसत्ता है, अभी थोड़ा बहुत मानने लगे हैं, ज्यादातर लोग तो इसे नोटिस ही नहीं लेते। ये एक दिक्कत है, क्योंकि पितृसत्ता को लेकर, पितृसत्ता के खतरों को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं। हमारे यहाँ पितृसत्ता के जो विभिन्न डायमेंशन है उस पर कोई विमर्श ही नहीं है, कोई विमर्श नहीं है। तो थोड़ा बहुत है, वो फेमिनिस्टों के यहाँ है, बेचारे उनका बहुत छोटा सा समूह है, मुश्किल से ले दे के 100-200 लोग होंगे। अब हमारी 140 करोड़ की आबादी में पितृसत्ता ऑपरेट करती है। अब यहां से देखिए, और हिंदी भाषी क्षेत्र में जिसकी की पॉपुलेशन करीब 30-35 करोड़ के करीब होगी, और हिंदी के लेखक जिनकी संख्या कम से कम 5,000 तो होगी अभी, तो वे 5,000 लेखक जो लिख रहे हैं और वे पाठक जो पढ़ रहे हैं, आप एक सर्वे करके देख लीजिए तो मालूम पड़ेगा कि पितृसत्ता उनके यहाँ कोई मसला नहीं, जबकि हकीकत यह है कि पितृसत्ता एक बहुत बड़ा मसला है। और जब हम ये कहते हैं कि पितृसत्ता एक बहुत बड़ा, जो नजर है वो इस बात पर होती है कि ये जो 3 जगह मैंने बताई आपको, एक तो परंपरा, एक परिवार और एक पुलिस या राजसत्ता, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है बर्बरता या दमन। ये तीनों चीजें, यानी परिवार, परंपरा और सत्ता, ये तीनों चीजें बिना बर्बरता के ऑपरेट नहीं करती। ये जो सो कॉल्ड परिवार जिसमें कि हम लोग रहते हैं, जिसकी प्रशंसा करते हुए आरएसएस के लोग थकते नहीं है, भारत में और भी बहुत सारे लोग हैं जो थकते नहीं है। परिवार हमारा बहुत अच्छा है, हिंदू परिवार बहुत अच्छा है, वो मुसलमान कहते हैं हमारा मुस्लिम परिवार बहुत अच्छा है, ईसाई कहते हैं हमारा ईसाई परिवार बहुत अच्छा है। वो मुस्लिम परिवार हो, चाहे वो ईसाई परिवार हो, चाहे वो हिंदू परिवार हो, परिवार का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पितृसत्तात्मक स्ट्रक्चर है, और इसमें परिवार में जो सदस्य हैं उनके बीच में असमानता है। अब परंपरा को उठाइए, परंपराओं के पालन में, नियमन में जो चीज काम करती है वो असमानता, परिवार के नियमन में और संचालन में जो चीज काम करती है वो है असमानता, और राजसत्ता के संचालन में और नियमन में जो चीज काम करती है वो है असमानता। यानी ये तीनों चीजें कॉमन हैं इनमें। तो परिवार में अगर हमारे में समानता नहीं है, मतलब पिता पुत्र के बीच में मित्रता होनी चाहिए, पति पत्नी के बीच में मित्रता होनी चाहिए, पिता पुत्री के बीच में मित्रता होनी चाहिए, ये जो मित्रता का भाव है, समानता का भाव, वो तो हमारे यहाँ गायब है। हमारे यहाँ एक हायरार्की है कि ये पापा हैं, ये मम्मी है। तो हमारे यहाँ ये जो हायरार्की है जो परिवार में बनी हुई है, इस हायरार्की का बने रहने का कारण ये है कि हमारे परिवार में असमानता है। मैं नहीं समझता कि परिवार में असमानता रहे
और देश में समानता आ जाए, ये संभव नहीं। ये जो हम लोग कहते हैं ना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में इक्वालिटी, तो जो लोग इक्वालिटी की बात करते हैं उनसे सिर्फ इतना कहो कि इक्वालिटी को कहां से शुरू करना चाहिए। इक्वालिटी की एक जगह तो वो है जहां जिस संगठन में वो लोग काम करते हैं, और एक इक्वालिटी की वह जगह जिस परिवार में वो रहते हैं। तो हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि इन दोनों जगह इक्वालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, वो चाहे जो पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरएसएस हो, कोई संगठन हो। तो हमारे यहाँ जो, क्योंकि कारण वही है कि हमारे यहाँ हर आदमी परिवार से निकल रहा है ना। किसी भी व्यक्ति की परवरिश की पहली जगह उसका परिवार है। संविधान और देश बाद में दाखिल होते हैं। परिवार का ढांचा अगर असमानतापूर्ण होगा, और परिवार का ढांचे में एक चीज और है, वो है वर्चस्व। किसका? पिता का। सो पिता के वर्चस्व के बिना परिवार चलता नहीं है। पिता अपना वर्चस्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और पिता के वर्चस्व के रहते हुए कभी भी परिवार में समानता नहीं आ सकती। तो अब वह जो व्यक्ति परिवार से निकल रहा है, वह व्यक्ति अपने साथ कौन सी चीज लेके निकल रहा है? क्योंकि उसकी जो परवरिश हुई है, उसका जो मूल्यबोध तैयार हुआ है, वो परिवार के अंदर तैयार हुआ है। तो परिवार का जो पूरा ढांचा है, जब तक आप उसे चुनौती नहीं देते, मसलन मुझे परिवार चाहिए, लेकिन मुझे इक्वालिटी से भरा हुआ परिवार चाहिए जिसमें समानता हो। मैं आपको बताऊं कि मैं इतने दिन से, मैं तो पिछले करीब 40-45 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूं। इधर मैं घर से नहीं निकलता, लेकिन मैंने पहली बार एक चीज महसूस की कि जो जंतर मंतर का आंदोलन में जिस तरह से लड़के लड़कियां आए, फर्स्ट टाइम कि लड़कियां कह रही हैं कि हम जुलूस में आए हैं और हम रहेंगे यहां। घर फोन करके कह रही हैं कि हम पापा धरने पर आए हैं, धरने पर रहेंगे। और वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन लड़कियां रह रही हैं। ये वे लड़कियां हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है। ये क्यों कह रहा हूं मैं? ये जो अवेयरनेस, फ्रीडम की अवेयरनेस कहां से आ रही है? यंग लड़कों में आ रही है, यंग लड़कियों में आ रही है। जो क्योंकि यूथ जो है वो पितृसत्ता का सबसे बड़ा टारगेट है। ये जो परिवार है वहां सबसे ज्यादा प्रेशर में यूथ। सर एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक प्रसंग मुझे याद आ गया इसी प्रोग्राम का जो जंतर मंतर पर हुआ। जी जी जी। उसमें एक लड़की ने कहा, जो बीबीसी से बात कर रही थी, लड़की श्रद्धा सिंह। हाँ, उसने कहा कि जब मैं वहां जंतर मंतर पर लड़कों के बीच रही, मुझे कहीं असुरक्षा महसूस नहीं हुई। मुझे किसी ने बैड टच नहीं किया, लड़कों के बीच में रही। लेकिन अब इंटरनेट पे मुझे डर लग रहा है जाने से, इतनी गालियां मुझे दे रहे हैं। मेरा नंबर जो है पब्लिक कर दिया गया है। तो ये एक उदाहरण के तौर पे है सर जी। नहीं, ये उसका जो डर है वो स्वाभाविक है, लेकिन उसकी आखिरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है इंटरव्यू की। उसने कहा है मैं लौटूंगी। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग बहुत महत्वपूर्ण फीलिंग है। वो नरेट कर, वो बता रही है कि भाई क्या चल रहा है उस घटना के बाद। ये जो जगह है, ये वह जगह है कि अब परिवार का वह स्ट्रक्चर जिस रूप में सही लेकिन टूट रहा है। ये जो सोकॉल्ड हिंदू परिवार हमने बनाया था ना, ये जो सोकॉल्ड हिंदू परिवार है, ये हिंदू परिवार एकदम क्रैक कर रहा है। क्योंकि ये जो 3 लाख बच्चे जो जंतर मंतर पर आए, ये परिवार की जानकारी में आए। आप ये जान लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में कभी पिछले 77-78 साल में बच्चे पिता माता को बता के जुलूस में, धरने में कई दिनों के लिए शामिल नहीं हुए, कभी नहीं हुए। कम्युनिस्ट पार्टियों के जुलूस और धरनों में शामिल नहीं हुए इतने दिन के लिए। ये चीज इस अर्थ में बहुत मूल्यवान है कि ये जो परिवार का जो ढांचा है, उस परिवार के ढांचे को यंग पीढ़ी
नए सिरे से परिभाषित कर रही है, नए सिरे से परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंधों को परिभाषित कर रही है। इस रूप में इसे कायदे से देखा जाना चाहिए। दूसरी एक चीज और है जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है, परिवार के ढांचे के ये जो बिखर रहा है, उसमें निश्चित तौर पर कंज्यूमर कल्चर की और कंप्यूटर की बहुत बड़ी भूमिका है। कंज्यूमर कल्चर ने और खासतौर पर इंटरनेट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पैदा की है, जो कि सुनने में खराब लगती है, लेकिन वो अगर मुझसे पूछे ऑब्जेक्टिवली वो बहुत अच्छी चीज है। वो क्या है कि ये जो यंग लड़के लड़कियां हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया है। पहले क्या होता था, कोई चीज नहीं जानते थे तो वो अपने शिक्षक से पूछते थे, किसी और समझदार आदमी से पूछते थे, परिवार के लोगों से पूछते थे कि हमारी बात ये समझ में नहीं आ रही, बताओ। अब आजकल वो पूछते नहीं है, वो सीधे गूगल में सर्च करते हैं, देखते हैं। ये जो आत्मनिर्भरता उसकी, इसने पुराने ढांचे को, पुराने रिलेशन को एकदम ध्वस्त कर दिया है। तो अब शिक्षकों को कोई फोन करके नहीं पूछता, सर ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं, ये जो दादागिरी थी गुरु की, वो दादागिरी गायब हो गई। अब वो किसके हाथ में चलेगी? वो उसके मोबाइल में है। वो 1 सेकंड में पता कर लेगी। वो 1 सेकंड में पता कर लेगी कि आपने जो अभी एंगल्स की बात कही और एंगल्स की किताब का नाम लिया, वो एंगल्स की किताब अमेजोन पर कहां मिलती है। वो तत्काल ऑर्डर करेगी, 2 दिन में वो किताब घर होगी और चौथे दिन वो क्लास में होगी किताब के साथ कि सर आपने ये चीज गलत पढ़ाई। ये जो उसकी जो शक्ति का इजाफा हुआ है एक इंडिविजुअल के तौर पर, यंग लड़के लड़कियों की का, उसने पुरानी जो संरचना है परिवार की, पुरानी संरचनाएं शिक्षा दीक्षा की, उसको एकदम तहस नहस कर दिया है, और जो कि स्वागत योग्य है। एक और चीज है जो कि बहुत ही जरूरी है, वो ये कि हमारे यहाँ परिवार को लेकर 1970-71 के बाद ही मीडिया में खबरें आई। अभी जिस तरह से खटाक से खबर छप जाती है ना, इंटरनेट पर आ जाती है, वीडियो आ जाता है। पहले 1970-71 के पहले खबरें मीडिया में नहीं आती थी। परिवार में लड़कियों के साथ में दुर्घटनाएं होती रहती थी, उत्पीड़न होता रहता था, लेकिन वे खबरें कभी बाजार में नहीं आती थी। 70-71 के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, और अभी क्या है कि वो एकदम पीक पर है। अभी किसी के साथ कोई घटना होगी, वो लड़के के साथ हुई तो वो रिपोर्ट करेगा मीडिया में, और लड़की के साथ होगी तो वो रिपोर्ट करेगा मीडिया में। और इसने क्या किया है कि एक नई चीज जो सीखने लायक है वो ये कि डेमोक्रेसी में अगर कोई विचार आता है, कोई घटना घटती है, तो वो तेजी से संप्रसारित होती है। ये जो इसका मतलब यह है कि हमारे यहां डेमोक्रेसी धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी हो रही हैं। जब कोई चीज आ रही है और वो तेजी से संप्रसारित हो रही है, यानी आज जिस स्पीड से लड़कियों के उत्पीड़न की खबर संप्रसारित हो रही है, आज से 10 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। 20 साल पहले तो और भी बुरी स्थिति थी। इसलिए ये चीज समझने की है कि डेमोक्रेसी के आने के बाद पितृसत्ता को बहुत तेज झटका लगा है। इसलिए डेमोक्रेसी का जितना विकास होगा, वो बाहर नारा लगाता है ना इक्वलिटी के लिए, तो वो घर में भी आके फिर इक्वलिटी खोजता है, जब नहीं मिलती है तो सवाल करता है। अब चूंकि जैसे कहें कि अब हम गूगल में हैं, यूट्यूब पर हैं, हम तमाम किस्म के रील्स देख रहे हैं, और रील्स में तमाम सोशल इश्यूज पर रील्स देख रहे हैं, तो अब इसमें कौन सी एक और चीज घट रही है जिसे कायदे से नोटिस लेना चाहिए। हमारे परिवार के ढांचे में एक और बहुत ही शानदार चरित्र है जिस पर के कायदे से हमारी नजर जानी चाहिए, वो है मां। अच्छा, आप सोचिए कि पिता पे तो बात होती ही नहीं है डर के मारे, माँ जो कि सबसे ज्यादा हमारी केयर करती है उस पर भी बात नहीं होती। हाँ, माँ की पूजा होती है, माँ को बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन माँ के बारे में बात नहीं होती। माँ का जो पदबंध है जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं,
मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मां का पदबंध मातहत भावबोध का पदबंध है। अच्छा, हमारे को मातृ पूजा खूब हो रही है पूरे देश में, हर जाति जनजाति सब जगह मातृ पूजा हो रही है, लेकिन मां में जो एसेंशियल मीनिंग है वो मातहत का मीनिंग है, इक्वलिटी का मीनिंग नहीं है। और ये चीज, यही वजह है कि हमने कभी मां को खोला ही नहीं है, मां के शब्द को खोला नहीं है, मां के अर्थ को खोला नहीं है, मां पर खुल के बहस नहीं किया। क्यों नहीं किया हमने बहस? जब कोई मां किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तो जानते हैं पहली घटना क्या घटती है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता की एक तरह से के अंत की घोषणा करता है। अब वो आ गया, अब माता पिता का अंत। मैं किस वजह से पहचाना जाता हूं? मैं प्रोफेसर, मैं पढ़ा लिखा, मैंने एमए किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अच्छा, मेरी मां कहीं बीच में आती ही नहीं, मेरा पिता बीच में कहीं आता ही नहीं है, पूरे रेफरेंस में कहीं नहीं आता। अच्छा, ये मेरे साथ ही नहीं, हर एक के साथ ये दिक्कत है। तो क्या किया हमने? जिसने हमें पेट में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, बड़ा करके इस लायक किया कि हम कुछ बन सकें, वह हमारे डिस्कोर्स से ही गायब है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मां का कॉन्सेप्ट, मातहत का कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम उस पर बात नहीं करते। मेरा मानना यह है कि पितृसत्ता को खोलने के लिए मां के कॉन्सेप्ट को खोलने की जरूरत है। बिना मां के कॉन्सेप्ट को खोले, मां के प्रति हमने क्या किया है? मां के प्रति हमारे अंदर बहुत सम्मान भाव है। अच्छा, ये बताओ कि सम्मान भाव से क्या मां की गरिमा बढ़ेगी? मुझे तो नहीं लगता, कहीं बढ़ी नहीं। मां की गरिमा तब बढ़ेगी जब मां को आप स्वायत्त बनाएंगे। मां को अगर स्वायत्त नहीं बना सकते तो मां की गरिमा नहीं बढ़ेगी। तो हमारे यहां मां की स्वायत्तता के लिए कोई जगह नहीं है, पूरे सिस्टम में कोई जगह नहीं है। मुझे मां चाहिए, लेकिन मां की स्वायत्तता भी चाहिए। मुझे स्वायत्त मां चाहिए। ये जो चीज है, ये चीज हमारे बीच में हम जोर किस पर देते हैं? उसके मातृत्व पर जोर देते हैं, हम उसकी स्वायत्तता पर जोर नहीं देते। और यही वजह है कि स्त्री जो है वो माताद होने के लिए आवश्यक होती है, मां जो है माताद होने के लिए आवश्यक होती है। सारे काम करने के बावजूद आप सर्वे करके देख लीजिए, ज्यादातर परिवारों में, वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई, आप सर्वे करके देखिए कि कितनी औरतें हैं जो कि शादीशुदा हैं, उनके पति उनको हाथ खर्च देते हैं। एक साधारण सी बात बता रहा हूं, ज्यादातर स्त्रियों को हाथ खर्च नहीं मिलता महीने का, वो तो मालकिन है ना। वो कहते हैं कि अरे हमने तो सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में ही सौंपा हुआ है, अब तुम्हें हम क्या खर्चा देंगे, तुम ही हमारा घर चलाओ, तुम ही सब खर्च करो। लेकिन उसका कोई निजी जो है, उसके खाते में कोई पैसा नहीं है, और ये उसकी स्वायत्तता के अभाव का लक्षण है। चाहे उसके हाथ खर्च के लिए आप नॉमिनल 10 रुपए ही दें, लेकिन दें, जो इच्छाओं करो। लेकिन हमारे यहां तो ये भाव ही नहीं है ज्यादातर लोगों में, वो मां के हाथ खर्च के लिए या अपनी पत्नी के हाथ खर्च के लिए वो पैसे नहीं देते। नंबर 1। नंबर 2, एक और बहुत ही जिसे कहें कि मां की विडंबना है। एक तरफ तो हाथ खर्च के लिए पैसे नहीं है, दूसरी तरफ स्थिति क्या है? क्या मां स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्थिति में है आज के परिवार के ढांचे में? हिंदुस्तान के अधिकतर परिवारों में जो स्त्रियां हैं, जो कि मां हैं, वे कोई भी निर्णय, मतलब उन्हें सामान्य सी एक साड़ी भी खरीदनी होगी बाजार में, तो वो पहले पूछ लेंगी कल मैं साड़ी एक खरीद लूं कि नहीं खरीद लूं, उसके लिए कुछ देना है वो मैं करूं कि नहीं करूं।
यानी वह बिना पूछे अपने पति से, उसकी परमिशन के बिना कोई काम नहीं करती। वह बिना बताए कि मैं वहां जा रही हूं और इतने बजे लौट के आऊंगी, ये बिना बताए न वो जाती है न बिना बताए वो लौटती है। ये जो जगह है, ये जगह, इसका ढांचा तोड़ा जाना चाहिए। मां को स्वायत्तता होनी चाहिए, वो बिना बताए जाए और बिना बताए आए। और यही फार्मूला हर लड़की पर लागू होता है जो परिवार में है, वो बिना बताए जाए और बिना बताए आए। हमारे यहाँ क्या स्थिति है? अच्छा, तुम घर से तो जा रही हो, लेकिन बताओ तुम जा कहां रही हो? पहले तो ये बताओ, फिर ये बताओ लौटोगी कब? और जो ही आपने कहा कि हम 5 बजे लौटेंगे, और 5 बजे की बजाय आपको 6 बजने शुरू हुए, आपके पास में फोन आना शुरू हुआ, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कितनी देर कर दी, कितनी देर कर दी। ये जो खटका है बीच में, इससे पता चलता है कि हमारे परिवार के ढांचे में स्त्री को कोई स्वायत्तता नहीं है। लेकिन और सर ये असुरक्षा का भाव है कि हमको डर नो लगता है कि नो गया नो है तो कितने बजे लौट के आए। ये असुरक्षा नहीं है, असल में ये उसकी स्वायत्तता आप उसे देना नहीं चाहते। असुरक्षा क्या है? क्या हो गया पता नहीं। कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन समस्या ये है कि वो मेरी नजर में रहनी चाहिए, वो मेरी नॉलेज में रहनी चाहिए, बिना मुझसे पूछे वो काम न करे कोई। ये जो मेरे दिमाग में ये चीज बार बार बैठी हुई है, इसने मेरे माँ के एसेंस को मातहत एसेंस में बदल दिया है। माँ एक स्वायत्त इकाई है और स्वतंत्र इकाई है। ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। हम माँ को स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं मानते। जब माँ को नहीं मानते, भारत माँ को मानेंगे। भारत माँ के बच्चे के नाते भारत माँ को स्वतंत्रता देंगे? नहीं देंगे। कारण क्या है कि आपकी असल लड़ाई मूल्यों की लड़ाई, जीवन मूल्यों की लड़ाई परिवार से शुरू होती है। और हमारा साहित्य क्या करता है? माँ का महिमा मंडन करता है। वो माँ को अधिकार नहीं देता कि माँ जो है अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की आप एक लेखक नहीं मिलेगा आपको हिंदी में, एक लेखक इंक्लूडिंग प्रेमचंद, जिसके यहाँ स्त्री स्वायत्त और स्वतंत्र हो। यह अचानक नहीं है। स्त्री की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि उसकी जो इच्छा आएगी वह करेगी। वो अपनी इच्छा की मालिक है, वह अपने शरीर की मालिक है। अब आपने क्या, आप उसके शरीर के भी मालिक हैं, उसकी इच्छा के भी मालिक हैं, उसके धन के भी मालिक हैं। हमारा मानना है आधुनिक काल में जब हम आ गए हैं, तो स्त्री का तन, स्त्री का धन और स्त्री का मन, तीनों स्त्री के हैं। वह उनकी मालिक है। जैसे इच्छा हो वो उनका इन्वेस्ट करे। वो उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदार है। आप उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते। अगर बाजार में उससे दुर्घटना हुई तो वह जो कुछ करना चाहे वही करेगी। आप तो घर में बैठे हुए हैं, आप उसकी क्या मदद करेंगे? ये जो सेंस है स्त्री के प्रति, उसे माता बनाने वाला जो सेंस है, वो माँ के पदबंध के जरिए ऑपरेट करता है। और ये माँ का पदबंध बहुत पावरफुल पदबंध है हमारे यहाँ। इसलिए हम जब पितृसत्ता की बात करें, तो ये जो छोटे 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 पदबंध है, नाम है, इन्हें खोलें। इनमें खास तरह की मातहत भावना, वर्चस्व की भावना और एक तरह से निर्देश की भावना, और इसमें जो चीज काम करती है वो बर्बरता। अगर वो औरत नहीं मानती है तो उसके साथ में बुरा व्यवहार होगा। और ये रोजमर्रा की चीज है। कोई स्त्री नहीं है जो घर में अपने पति से पिटी ना हो। कितना सुंदर भारत है। कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में। क्यों? क्योंकि वो जो ही अपनी स्वतंत्रता को, ये जो अभी आपने घटना बनाई श्रद्धा सिंह वाली, क्या है ये साइन है उसका कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की। अगर तेरे घर वाले नहीं बोल रहे तो क्या, हम तो हैं घर में बाहर, हम तो ठेकेदार हैं पितृसत्ता के। आप भूल जाइए आरएसएस को। ये वो ठेकेदार हैं जो कि बाहर निकल के स्त्री को घर में वापस पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। जंतर मंतर की श्रद्धा सिंह की घटना और उसके पीछे पुलिस और गुंडे, इसका एक बड़ा पर्पज है
हिंदुत्व और हिंदू धर्म बचेगा नहीं अगर स्त्री वापस घर नहीं लौटती तो। हिंदू धर्म और हिंदुत्व तो उसी दिन नष्ट हो जाएगा जब स्त्रियां सड़क पर नारा लगाते हुए निकल आएंगी। उसे तो दिक्कत यही कीर्तन है। करते हुए निकलना चाहिए, उसे तो हरे राम हरे कृष्ण मंडली में भजन गाते हुए निकलना चाहिए, वो अच्छी लगती है। वो इनकलाब जिंदाबाद करती अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर जो सेंस है वो स्वायत्तता और स्वतंत्रता का सेंस है। और ये जो भजन गाती हुई औरत जिसको अप्रेज करते हैं, ये वो माता औरत है जिसको कि हम पूजा करते हैं। मुझे ये चीज माननी होगी और स्वीकार करनी होगी। मुझे संविधान मुझे यह अधिकार देता है कि व्यक्ति के नाते स्त्री का अपने शरीर पर, अपने धन पर, अपने मन पर अधिकार है। तन मन धन सब उसका है, वही उसकी मालिक है। लेकिन हो क्या रहा है, तू अपने शरीर की मालिक कैसे होगी, तू जंतर मंतर कैसे चलेगी, तेने रील कैसे बनाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की। अरे कमाल है, वो क्यों नहीं बोल सकती है, वो गाली थोड़ी दे रही है, वो खाली एक नारा लगा रही है, भाग नरेंद्र भाग, बस इसी में वो जान निकली जा रही है, मां बहन की गाली भी नहीं दे रही है। ये जो सामान्य सी चीज है, ये सामान्य सी चीज। और श्रद्धा सिंह ने तो कुछ नहीं किया, उसने क्या कहते हैं उसे, अमित शाह पर एक रील बनाई, वो रील से ही अमित शाह की जो है ना बिल्कुल फूंक निकल गई। ये कौन है, ये हमारे यहाँ पितृसत्ता की हायरार्की के आइकॉन है। अमित शाह हुए, नरेंद्र मोदी हुए, चुनौती कौन दे रहा है, यंग लड़की, वे लड़कियां जो कि घर से कह के निकली हैं कि हम जुलूस में जा रहे हैं। मैं जो ये चीज घट रही है, ये एकदम पूरे के पूरे परिवार के ढांचे को ध्वस्त ही नहीं कर रही, बल्कि परिवार को नए सिरे से परिभाषित कर रही है। और ये चीज जाहिर है कि उनके लिए चिंता की बात है, जो लोग अभी हिंदुत्व की रक्षा में लगे हैं। तो पितृसत्ता को सबसे पसंद कौन लोग करते हैं, जो सबसे ज्यादा रिएक्शनरी लोग होते हैं। उन्हें मतलब मुझे वह स्त्री अच्छी लगती है। अब मैं एक खाली उदाहरण देके बात खत्म करूंगा। ये वो उदाहरण दूंगा मैं मीरा का। मीरा ने क्या किया था, मीरा को एकमात्र जो जिसे कि मॉडर्न कदम ये था कि मीरा मंदिरों में जाती थी, गाती थी और नाचती थी। वो साहित्य की बहुत बड़ी लेखिका। मध्यकाल में जब स्मृतियों का जलवा था, मनुस्मृति का कब्जा था समाज में, स्त्री कभी पब्लिक प्लेस पर जा नहीं सकती थी, नाच नहीं सकती थी, गा नहीं सकती थी। उस समय उसने नाचा और गाया नॉर्थ इंडिया में। यह असाधारण घटना थी। किसी का मतलब जो जीव गोस्वामी थे, कृष्ण के उपासक थे, उनसे मिलने गई तो जीव गोस्वामी ने मिलने से मना कर दिया, क्योंकि वो इस बात उसकी इस हरकत से, मीरा की इस हरकत से परेशान थे कि गाती और नाचती है तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रही है। तो उनका मैं मिलूंगी नहीं। तो मीरा ने कहा कि मैं तो पहले सोचती थी कि मथुरा में ये जीव गोस्वामी को देख के मुझे लगा कि मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि एक वो पुरुष हैं तो शायद मिलेंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, मथुरा में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है कृष्ण, बाकी सब कापुरुष हैं। ये जो सेंस है, ये मीरा में सेंस था कि मुझे पब्लिक स्पेस पे जाना है, मेरा शरीर मेरा है, मेरा मन मेरा है, जहां मेरी जरूरत होगी, जहां मेरा इच्छा होगी, वहां मैं गाऊंगी, मैं अपनी इच्छा की मालिक हूं। ये जो जगह है, ये जगह आपने मां से छीन ली है। इसीलिए मां के ढांचे को ये जो लड़कियां, ये जो नई लड़कियां हैं या जो मां है हमारे घर में, कोई भी मां अपनी बेटी को अपने जैसा बनाना नहीं चाहती। आप सर्वे कर लीजिए, कितनी भी कट्टर रिएक्शनरी मां हो, वो यही कहेगी मैं नहीं चाहती मेरी जैसी मेरी बेटी बने। क्यों? क्योंकि अपनी उस पीड़ा को वो जानती है कि वो किस नरक में जी रही है। और कोई भी लड़की अपनी मां जैसी बनना नहीं चाहती। और यह वह दरवाजा है जहां से रास्ता निकलता है कि जो पितृसत्ता जहां टूट रही है,
कि स्त्री अपने मन की करे, लड़कियां अपने मन की करें, और इससे साहित्य, संस्कृति, डेमोक्रेसी ये सारे समृद्ध होंगे। फिलहाल इतना ही रख। जी, बहुत बढ़िया सर। और आप जो तमाम साथी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी प्रतिक्रियाएं दें। और पिछले एपिसोड में हमने 2 साथी हमारे उन्हें प्रतिक्रिया दी थी, उस पर हमने सर के सामने वो प्रतिक्रिया रखी थी और सर ने पूरा एपिसोड उसी पे किया था, जो कि महत्वपूर्ण बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी।